हेलो डियर स्टूडेंट्स, जॉइन टू ऑल। मैं अभिषेक कुमार लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। देखो, जब कोई मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से होकर जाती है तो वो बेस की ओर मुड़ जाती है, यानी जो उसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वह उससे डेविएट होकर एक नए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को फॉलो करती है, यानी वो बेस की ओर मुड़ जाती है। तो व्हाट वुड बी द अल्टीमेट डेविएशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यही आज हमारा टॉपिक है। तो हम उस एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करेंगे जो डेविएशन के दौरान यहां पे फॉर्म होता है, जिसे हमें डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले इसके लिए ग्लास प्रिज्म, इसका डायग्राम बना लेंगे। दिस इज अ ग्लास प्रिज्म। एक सिंपल फिगर हमने ग्लास प्रिज्म का ले लिया, ए बी सी, जिसमें एंगल ए हमारा ग्लास एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, दिस इज द इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर फॉल किया, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो। इस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो एक्चुअली रिफ्रैक्शन के दौरान होता है। ये देखो, ये एक ग्लास प्रिज्म है और सराउंडिंग मीडियम एयर है। तो यहां पे दो तरह के मीडियम हो गए, एक सराउंडिंग मीडियम जो एयर है और दूसरा ग्लास है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, एंड वापस से लाइट μ1 में आ जाएगी। क्लियर है? दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल। मैं इसका नाम दे देता हूं कुछ। जैसे ही ये रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करेगी, देखो यहां पे μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो μ1 कम होगा और μ2 ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? ग्लास का। हाँ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर होगा। तो ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब बताओ, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, मूव कर जाएगी। सो ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था, जिस डायरेक्शन में ये रेस जा रही थी। बट इस प्रिज्म के इस फेस पर आने के कारण अब ये मुड़ेगी और ये बेस की ओर मुड़ गई। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। फिर जब ये प्रिज्म से बाहर निकलने लगेगी तो फिर एक बार रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज इस बार भी रेज ऑफ लाइट क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर में जा रहा है। इस बार भी मीडियम बदल रहा है, तो फिर से एक बार डेविएशन होगा। और यहां पर हम फिर से एक बार नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। हो रहा है या नहीं? थोड़ा सा इसको डायरेक्शन को सही करो। ये देखो, ये एक दूसरा नॉर्मल हो गया, इसका मैं नाम इंडेक्स दे देता हूं। और जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर गया और ये फाइनली इमर्जेंट रे कहलाएगा। फिर से देख, ए बी सी एक ग्लास प्रिज्म है। एक रे ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म के इस ए बी फेस पर आया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नाम दे दो इसका के। जब ये रेयर से डेंसर में जाएगा, इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। पहला रिफ्रैक्शन यहां पर हो गया, दूसरा रिफ्रैक्शन इस दूसरे फेस पर होगा। जब ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आएगी, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अनुसार जब डेंसर से रेयर में आएगी, देन इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये फिर से अवे गई। यानी अल्टीमेटली देखा जाए, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे। मतलब रेस जा रही थी ऐसे, लेकिन इस प्रिज्म के कारण अब रेस जाने लगी ऐसे। तो बताओ, यहां पर नाम मैंने के दे दिया, इसका नाम एल दे दो, इसका भी कुछ नाम ओ दे दो। ठीक है, अब मुझे बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कौन होगा? ये एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, रेस जा रही थी ऐसे बट जाने लगी ऐसे, तो कितना मुड़ी? दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन हियर, डिनोटेड बाय डेल्टा। ठीक है, तो यही एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगी। ठीक है, और इसी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I1 प्लस I2 माइनस ए, जहां पे I1 और I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों अलग अलग सर्फेसेस के लिए। जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम दे दो I1। ये रिफ्रैक्टेड है और ये है दूसरा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका R1 नाम दे दो। उसी प्रकार इसका I2 नाम दे दो और इसका R2 नाम दे दो। क्लियर है? तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होगा I1 प्लस I2 माइनस ए, जहां पर I1 I2 और एंगल ए ग्लास ऑफ प्रिज्म है। अब देख सकते हो। क्लियर है? आओ इसको प्रूफ करते हैं। इसका डेरिवेशन इसका देखते हैं। देखो, इसका भी कुछ नाम दे दो, एम नाम दे दो। ठीक है, मुझे बताओ, यहां पे ये पूरा एंगल और ये पूरा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पूरा एंगल देखिए गौर से, और ये देखो
क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां पर ये पूरा एंगल I1 और ये पूरा एंगल R1, ये पूरा एंगल I1 होगा, लेकिन इसमें ये एंगल R1 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ। ये पूरा एंगल I1 तो ये पूरा I1 होगा, लेकिन इसमें ये R1 है तो ये हो जाना है I1 माइनस R1। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, छोटा हो गया एक्चुअली, चलिए कोई नहीं। ये है पूरा I2 तो ये भी पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल से I2 होगा, तो ये है अगर R2 तो ये हो जाएगा I2 माइनस R2। यस और नो, हाँ या ना। अब चल जाओ इस ट्रायंगल में MKL, इन ट्रायंगल MKL। तो 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े होगे कि किसी एक ट्रायंगल के एक साइड को जब बढ़ाया जाए तो एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो MKL ट्रायंगल में देखो एक साइड आगे बढ़ाया हुआ है और ये एक्सटीरियर एंगल है जिसका वैल्यू इन दोनों के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। दैट मींस डेल्टा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इसको सोल्व करो तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 और I2 को एक साथ लिख दो माइनस R1 प्लस R2, हाँ या ना, माइनस कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, अब जरा इस ट्रायंगल इस क्वाड्रिलेटरल में चलो तो AKOL में, इन क्वाड्रिलेटरल AKOL, इस क्वाड्रिलेटरल को देखो AKOL को बताओ, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल होने के कारण ये पूरा एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। अरे बोल, देखो इसको मैं अलग दिखा देता हूं, थोड़ा सा घौच पौच हो गया है। ये देखो, ये है A, ये है K, ये है O और ये है L। तो बताओ ये नॉर्मल है ना, अरे ये नॉर्मल है, तो जब नॉर्मल है तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये नॉर्मल है तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये देखो यही वाला नॉर्मल है ये, और ये वाला ये नॉर्मल है, तो ये तो 90 हो गया। अब मुझे बताओ एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं और चारों का सम 90 इंटू 4 दैट मीन्स 360 डिग्री। तो जब ये दोनों 180 डिग्री है तो ये दोनों का सम भी तो 180 होना है, हाँ या ना, इन दोनों का सम भी 180 होना है। तो आप लिख सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल AKOL में एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। और यहीं पर अगर देखा जाए तो इसी तरह से इन ट्रायंगल KLO, किसमें KLO में बताओ R1 प्लस R2 प्लस एंगल O का सम कितना डिग्री होना है, 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो R1 और R2 और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं हम। तो बताओ दोनों का RHS बराबर, तो दोनों का LHS भी क्या कर दो, बराबर कर दो, हाँ या ना। तो लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, एंगल O कट गया, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वेशन नंबर 4 मान लो, और इसका वैल्यू उठाकर रख दो फर्स्ट में। इसका वैल्यू किस में रख दो, उठाकर फर्स्ट में आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बोर्ड पर थोड़ी जगह कम पड़ गई। डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 के जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल A लिख देंगे, सिंपली एंगल A लिख दो। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, जहां पर I1 I2 क्या है, तो I1 दिस एंगल, I2 दिस एंगल, इसको क्या नाम दे सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम फर्स्ट सरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म। और ये I2 जो हो गया वो ये एंगल है सेकंड सरफेस के, जैसे इसी का बिल्कुल एनालॉजिकल टर्म आपको दिख रहा है I2। तो I1 ये है, I2 ये है, और A जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर आपको ये तीनों वैल्यूज पता है देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया देन कमेंट में जाओ, लिखो क्या प्रॉब्लम हुई, क्या कंफ्यूजन हुई, और तुरंत ही उसका जवाब भी दिया जाएगा, सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर भी किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नए नए फिजिक्स के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।